नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। सप्तमेश का 12 भावों में होना किस तरह आपके मैरिज के डायमेंशन को प्रभावित करता है? मैरिज आपकी इच्छा से होगी या नहीं होगी? आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? इन लॉज के साथ किस तरह के संबंध रहेंगे? क्या मैरिज में डिले फेस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? किस एज में मैरिज होने के मैक्सिमम चांसेस हैं? इन सबको आप समझ सकते हैं अपने 7th हाउस से। और आपने पहले भी काफ़ी इस तरह की वीडियोस देखी होंगी, 7th हाउस लॉर्ड का 12 हाउसेस के अंदर होना, दैन द दारा कारक के बारे में, उपद लग्नास के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, मैरिज का डायमेंशन जो है वो 7th हाउस से निकल के आता है। उसको समझना ईज़ी है, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाता है। क्या होगा अगर आपका 7th हाउस का जो स्वामी है, सप्तमेश जो है वो शनि हो और आपका दारा कारक चंद्रमा हो? तो चंद्रमा दारा कारक है, इमोशनल पर्सन आपको मिलेगा। शनि दारा का 7th हाउस का स्वामी है, तो मैरिज में डिले हो सकता है या मैच्योर पर्सन मिलेगा। ये एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे। तो अब ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते हैं, इनमें विरोधाभास है। और ये आपको और लोगों के सेशंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, विरोधाभास बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये समझ नहीं आएगा कि मैरिज को समझा किस तरह से जाए, किस तरह से 7th हाउस को, दारा कारक को, उपपद लग्नांश को, नवमांश को, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। कि मेरी मैरिज के बारे में समझना है, क्या वो दारा कारक से प्रेरित है, क्या वो 7th हाउस से प्रेरित है, क्या वो सप्तमेश की पोजीशन से प्रेरित है, क्या वो सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है उससे प्रेरित है। इसे किस तरह से समझा जाए, ये आप जब समझ सकते हैं जब आपको इनके बीच का डिफरेंस पता हो, इनके बीच का आप बेसिक डिफरेंस जानते हो। और वो आपको गूगल नहीं बता पाएगा, वो आपको जो गूगल एस्ट्रोलॉजी है वो नहीं बता पाएगी। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत, मेरा नाम है आचार्य हेमंत, और इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे 7th हाउस को बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाके। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा की लिंक आपको मिल जाएगी, हमें इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, जिससे कि हम आपके किसी भी कंसर्न को हाथों हाथ जो है वो एड्रेस कर सकें। देखिए, मैरिज की जो जो चर्चा है वो शुरू होती है सप्तम भाव के साथ, 7th हाउस के साथ। और 7th हाउस क्या है? 7th हाउस लिटरली आपके लगन से सबसे दूर बैठा हुआ भाव है। लगन से सबसे दूर कौन है? सप्तम भाव सबसे दूर है। दशम भाव दूर नहीं है, लगता है वो बहुत दूर है, बट एंगुलर डिस्टेंस अगर आप नापेंगे तो लगन से सप्तम भाव बिल्कुल उसका अपोजिट है, बिल्कुल बहुत सबसे ज़्यादा दूरी पे वो बैठा हुआ है। तो लगन अगर आपकी पहाड़ की चोटी है तो 7th हाउस जो है वो समुद्र का धरातल है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको जब जब मिला लिया जाता है, जब उसको एक दूसरे के साथ समायोजित कर दिया जाता है, तब आपको आपका पार्टनर जो है वो मिल पाता है। अब इसका सेंस क्या हुआ? सेंस हुआ कि आपका पार्टनर आपके जीवन में आया है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये मानना है कि वो आपके जीवन में आपको कंप्लीट करने आया है। जो अर्धनारीश्वर फॉर्म है ना, कि जो अर्धनारीश्वर दिखाए गए हैं, जो उनके हाफ पार्ट को दिखाया गया है कि मेरा जो स्पाउस है वो तो मेरा हाफ पार्टनर है, बेटर हाफ है, तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मानना है। ये कॉन्सेप्ट अभी आए हैं, लेकिन ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मानना है आज से 5-7 हज़ार साल पहले से। तो अब आप इसकी गहराई को समझिए। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है, जो आपको कंप्लीट करती है। दारा कारक भी वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है। दोनों के बीच का अंतर यह है कि सप्तम भाव आपकी इच्छा और आपकी अनिच्छा दोनों से प्रभावित है। आपकी इच्छा है तभी सप्तम हाउस एक्टिवेट नहीं होता कि मैरिज मेरी इच्छा है तभी मैं उसको करूँगा, कई बार फैमिली प्रेशर से। तो 7th हाउस का मतलब है इच्छा हो या ना हो, बट दारा कारक का मतलब है जो विवाह आपकी इच्छा से किए जाते हैं। दारा कारक की जब भी दशा आती है, दारा कारक जब भी शेड्यूल में मजबूत होता है, विवाह कौन से होंगे? वो होंगे जो कि आपकी इच्छा से प्रेरित हों। इसीलिए दारा कारक की इंपॉर्टेंस शुरुआत में बहुत कम थी, लेकिन अब इसकी बढ़ती जा रही है। जो कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं लिव इन रिलेशनशिप्स के, आउट ऑफ कल्चर रिलेशंस के, आउट ऑफ मैरिज, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन जो मैरिजेस होती हैं, जो फॉरेन के अंदर जाके जो मैरिजेस होती हैं, फॉरेन स्पाउस वीज़ाज जो होते हैं, वो सब दारा कारक से प्रेरित होता है। 7th हाउस से क्या प्रेरित होता है? 7th हाउस इज ऑल अबाउट मैरिज की क्या आयु होगी, मैरिज कब हो सकती है, मैरिज में कितनी मेरी चलेगी, और अगर मैरिज में बिल्कुल भी मेरी नहीं चल रही तो वो सप्तम हाउस से ही आपकी मैरिज होगी, तब आप उसको उससे ही जज कीजिएगा। अब 7th हाउस का लॉर्ड किस भाव के अंदर बैठा हुआ है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा समझने में क्या मैरिज मेरी कार्मिक मैरिज है। अगर मैरिज कार्मिक मैरिज है तो बिलीव करिए आपका पार्टनर ये जीवन में आया है कोई ना कोई कार्मिक लेसन सिखाने। और कार्मिक लेसन इस नाम को ही सुनने से डर लगता है। बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाले होते हैं। कब क्या कुछ हो जाए पता नहीं होता कार्मिक रिलेशंस के अंदर। तो वो कौन सी अलाइनमेंट है जब कार्मिक रिलेशन होगा? और कार्मिक रिलेशन का आप जानते हो उसमें एफर्ट नहीं देना पड़ता, आप अपनी वो तरफ से ऊर्जा दो या मत दो, कार्मिक रिलेशन बन गया तो वो फिर बन गया। वो आपका पार्टनर आपको हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ में भी पहचान लेगा। वो होता है ना कई बार की
लेने गए थे इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ पे कोई रिलेशन या फिर जॉब के अंदर कोई पार्टनर मिल गया, वो कब होते हैं? वो कार्मिक होते हैं। उन लोगों की कुंडली खोलिए, उनके में आपको देखने को मिलेगा शनि वक्री, गुरु वक्री। वक्री प्लैनेट मीन्स लेफ्ट ओवर कर्मा, कि कोई ना कोई काम है जो छूटा हुआ है, उसको कंप्लीट करने के लिए आप मिले हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 7th हाउस लॉर्ड की पोजीशन, और ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई एडजस्ट कर सकते हैं, साइन वाइज और नक्षत्र वाइज। जब भी सप्तमेश लगन के अंदर जाके बैठता है, देखिए फर्स्ट हाउस जो है वो बिगनिंग है। फर्स्ट हाउस वैदिक ज्योतिष का सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। ये वैदिक ज्योतिष की आत्मा है, फर्स्ट हाउस के अंदर रहती है, क्योंकि ये त्रिकोण और केंद्र दोनों है, ये हमेशा बेनिफिशियल है। आपके पार्टनर ने कितनी अच्छी पोजीशन चुनी है अपने लिए, 7th हाउस के स्वामी ने इतनी अच्छी पोजीशन चुनी है, इसका मतलब है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज ऑफ प्लैनेट मर्क्यूरी, प्लैनेट सूर्य देखने को आपको मिलेगी। मीन्स स्मार्ट होंगे, डिप्लोमेटिक होंगे, और ईगोइस्टिक भी पर्सन हो जाता है जब भी 7th हाउस का स्वामी लगन के अंदर आ जाता है। हाईवे और माई वे और हाईवे, ये कॉन्सेप्ट जब भी एक्टिवेट होता है लग्नेश और 7th हाउस के मध्य, इस तरह का जब संबंध बन जाता है, देन आई थिंक आप मैरिज के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। 24/7 तो नहीं, लेकिन 20/7, 21/7, इस तरह से आप मैरिज के बारे में सोचते हैं। बहुत एनर्जीज आप दे रहे हैं 7th हाउस के रिगार्डिंग। एंड मुझे लगता है कि मैरिज क्यों करनी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा इसलिए है वो कि आपका पार्टनर आपको फुलफिल करता है या कंप्लीट करता है, ये आपको महसूस होता है जब भी 7th हाउस का स्वामी जो है वो लगन में बैठता है। ये कुछ अच्छी बातें हैं। थोड़ा सा डाउन फेस क्या रहता है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है। आई टोल्ड यू, सूर्य की ऊर्जाएं भी रहती हैं, एंड यहाँ पर पार्टनर के चार्ट की अलाइनमेंट अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको एक्लिप्स कर देता है। मीन्स मैरिज के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जो डोमिनेंस था मेरी ही फैमिली के अंदर वो घटता जा रहा है, या मेरी जो चलता है, वो हिंदी में कहता है ना, बिल्कुल जो मेरी चलता है वो जो है वो कम होती जा रही है। वो कब लगता है? जब 7th हाउस लॉर्ड इस तरह से अलाइनमेंट में हो। अब कॉज ये लगन के अंदर हो रहा है, आई थिंक त्रिकोण की ऊर्जाएं भी हैं, केंद्र की ऊर्जाएं भी हैं। मैरिज के अंदर डिले नहीं आना चाहिए, मैरिज के अंदर डिले नहीं आना चाहिए। अदर प्लैनेट भी मैटर करते हैं, बट यहाँ पर मैरिज में डिले आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। एंड मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है, आपका जो भी पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल आपको पर्सन मिलेगा। और हाइट वाइज 5'7", 5'8", इस तरह की हाइट, क्योंकि लगन के अंदर जो प्लैनेट है वो दिखने में तो अच्छा ही होगा, वो इसकी एक एनर्जी है कि वो दिखने में तो अच्छा ही होगा। तो 5'7", 5'8", एक अच्छी हाइट, एक अच्छा चार्मिंग पर्सन आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए यूनिवर्स ने स्टोर में रखा हुआ है। और पर्सन जो है वो जॉब से तो नहीं, बट या तो अपने पैशन को फॉलो करने वाला होगा या बिजनेस की तरफ से आता हुआ होगा। ऐसी संभावनाएं बहुत होती हैं जब भी 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है। व्हाट हैपन्स जब वो 2nd हाउस में हो? तो 2nd हाउस आपकी फैमिली का भाव है। 2nd हाउस आपको सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी देता है। 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है, तो पर्सन का जो भी इन्फ्लुएंस आपके जीवन में आएगा वो आपके सिक्योरिटी सिस्टम को या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा या डिमोलिश कर देगा। बिलीव मी, 2nd हाउस में बैठा हुआ जो भी प्लैनेट है, सप्तमेश जब भी 2nd हाउस में आते हैं, वो क्या करते हैं कि पर्सन की सिक्योरिटी को या तो बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे, या तो वो ऐसा कर देंगे इस पर्सन से मिले अब जीवन सेटअप हो गया, या फिर वो सिक्योरिटी सिस्टम को डिमोलिश कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान में यही बात हमें रखनी चाहिए कि कैसे इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो मेरे सिक्योरिटी सिस्टम के साथ अलाइन हो रहा है। क्या ये उसको इंक्रीज़ कर रहा है या क्या ये उसे डाउन फेस में ला रहा है? कॉज ये 2nd हाउस में है। मुझे लगता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपकी मैरिज को। फैमिली इन्फ्लुएंस करती है, इसका मतलब है कि मैरिज विद द फैमिली प्रेशर हो सकती है। और जो दारा कारक है उसकी इतनी भूमिका यहाँ पे नहीं बनती है जब 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में हो। तो दारा कारक की भूमिका कम है। फैमिली जो मैरिज है वो आउट ऑफ प्रेशर जो है वो हो सकती है, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी अपनी फैमिली और अपने इन लॉज की फैमिली में। तो वो आपको सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी अपने स्पाउस की फैमिली के अंदर। एंड क्योंकि ये अष्टम है, 7th हाउस का लॉर्ड अपने से अष्टम जाके बैठा है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो अपने से अष्टम है। तो पर्सन जो है वो बहुत बातों को छुपाए रखता है, बहुत मीन्स ऐसा है, पिटारा है, बहुत छुपी बातों का पिटारा है। और 2nd हाउस के जो स्वामी है वो गुरु हैं, तो लॉयल पर्सन मोस्ट ऑफ द केसेस मिल सकता है, या ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो, जो कि टीचर बनना चाहता हो, एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता हो, मेडिकल फील्ड से आता हो, या फिर कंसल्टेंट फील्ड से आता हो, कंसल्टिंग का वर्क करना चाहता हो। इस तरह का पर्सन मिल सकता है। स्पिरिचुअल पर्सन आपको मिल सकता है आने वाले समय में। मैरिज में डिले वैसे नहीं होता, अगर पर्सन की लगन कमज़ोर है तो मैरिज में डिले नहीं होता, क्योंकि फैमिली का प्रेशर, आई टोल्ड यू कि फैमिली जो है वो मीन्स सबसे ज़्यादा कहने वाली इस समय फैमिली ही बनती है। और
पर्सन का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैरिज, आफ्टर मैरिज थोड़ा सा आपको फैमिली से डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, कॉज ये आपके पर्सन चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपके चाहते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा फोकस दें, आप उनको बहुत ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करें। और कॉज ये सेकंड हाउस में है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है, थोड़ा सा आपका पर्सन जो है मतलब मैरिज में जो भी डिस्टर्बेंस आएंगे वो आपकी साइड से नहीं आएंगे। आप एक ऐसे पर्सन है जो पूरा अपनी तरफ से देंगे, बट मैरिज चले या ना चले ये दोनों की भूमिका जो है वो आपके स्पाउस के ऊपर ही है, क्योंकि वो अपने से अष्टम जाके बैठे हैं। तो मैरिज की सस्टेनेबिलिटी वो जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस पर्टिकुलर जीवन में आपके लिए। अगर ये तीसरे हाउस के अंदर हो तो जो भी प्लैनेट तीसरे हाउस के अंदर आता है उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा होती है पास्ट की इच्छाओं को पूरा करने की, क्योंकि तीसरे भाव से ही कर्म काम का जो त्रिकोण है वो जन्म लेता है। काम के त्रिकोण की अगर आप कहेंगे तो वो होता है कहाँ से, तीसरे भाव से, थर्ड हाउस, सेवन्थ हाउस एंड देन 11th हाउस। तो पर्सन से मैरिज होना, किसी स्पेशल पर्सन से मैरिज होना ये आपकी इच्छा हो सकती है, मीन्स आउट ऑफ डिज़ायर रिलेशन जो होता है ना कि भाई मेरी इच्छा से जो मैरिज होगी वो आपकी इच्छा यहाँ पे बन सकती है। लिव इन रिलेशंस, आउट ऑफ डिज़ायर मैरिज, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, ये सारी भूमिकाएं थर्ड हाउस में एक्टिवेट हो जाते हैं। पर्सन प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, मीन्स या तो वो जॉब करता हुआ होगा, पैशन को फॉलो कर रहा होगा, या कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल होगा। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल आपको अपने पर्सन में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है कि वो ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौकीन हो। ट्रैवल के जो शौकीन होते हैं वो थर्ड हाउस के अंदर ज़्यादा अपने आप को समाहित पाते हैं। और काफ़ी डोमिनेंट पर्सन, क्योंकि थर्ड हाउस उपापचय भाव भी है। जो भी प्लैनेट थर्ड हाउस में आता है उसके अंदर उपापचय ऊर्जाएं भी होती है, तो काफ़ी डोमिनेंट पर्सन भी हो सकता है। और आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपका पर्सन हमेशा सपोर्ट चाहता हो, कि उसको सपोर्ट हमेशा प्रोवाइड कीजिए, और यही उसको अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ कि आप उसे कितना सपोर्ट देते हैं। अगर आप उसको सपोर्ट देंगे तभी वो आपकी तरफ जो है वो नेचुरल इंक्लाइनेशन जो है वो महसूस कर पाएगा। तो ये ऊर्जाएं कुछ बनती हैं जब भी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है वो थर्ड हाउस के अंदर आके बैठता है। थर्ड हाउस में मूलतः मंगल की ऊर्जाएं भी होती हैं, बुध की ऊर्जाएं भी होती हैं। तो ये ऊर्जाएं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा टॉकेटिव बनाती हैं, बहुत ज़्यादा लाइक चैटर बॉक्स की तरह बनाती हैं, और वो पैशन की तरफ होता है, मतलब वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आप ये समझिए इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो आते हैं वो यहाँ पे आके बैठते हैं। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अपने से नवम बैठा है, ये बहुत अच्छी अलाइनमेंट है। और इसमें जो मैरिज के प्रपोजल्स मुझे लगता है कि वो इन लॉज की तरफ से अपने आप ही आ जाते हैं। जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में हो, इन लॉज की तरफ से मैरिज प्रपोजल्स आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगे, ये पर्टिकुलर अलाइनमेंट के बनते ही। अगर वो फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हो तो फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपका सुख स्थान है। आपके पर्सन ने कहा है कि मैं इसके सुख को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता हूँ, ये इसका सुख कैसा रहेगा, इसका जीवन कैसा चलेगा, मैं इसको बताऊँगा। और मैरिज भी आपके सुख को प्रभावित करती है। अगर आप चाहते हैं कि मैरिज से मुझे कोई सुख मिलेगा तो ही आप मैरिज की तरफ जाएंगे। और फैमिली का प्रेशर, फैमिली में मदर साइड से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, और उधर फादर इन लॉ की तरफ से मैरिज के रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल सकता है। मदर आपको हेल्प कर सकते हैं मैरिज के अंदर, तो वो भी एक पॉइंट बनता है। फोर्थ हाउस कंफर्ट का है, तो पर्सन आपके कंफर्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और आपका क्वेश्चन भी यही होगा कि तुम मेरे कंफर्ट में क्या ऐड कर सकते हो, ये क्वेश्चन बन सकता है। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपके स्टेटस को दिखाता है, सोसाइटी में आपके स्टेटस को दिखाता है। तो यहाँ मैरिज स्टेटस वाइज होती है या फिर कंफर्ट वाइज होती है। कंफर्ट मीन्स अगर रिलेशन में है और किसी पर्सन ने आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर दिया कि भाई मेरी तो आत्मा को तृप्त कर दिया, तो फिर वो वाला रिलेशन है। अगर नहीं है तो फिर वो सोसाइटी में स्टेटस दिखाना है, वो आपकी एक इच्छा है, ये हमेशा आपकी बनी रहती है। क्योंकि सेवन्थ हाउस लॉर्ड 10th हाउस में है, वो आपका पर्सन जो है वो पैशन की जगह प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। वो प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है कि प्रोफेशन में मुझे क्या करना है, प्रोफेशन में क्या प्लस और क्या माइनस है, इसकी बहुत ज़्यादा विवेचना पर्सन जो है वो करता रहता है। कॉज ये जो ऊर्जा है, ये चंद्र की ऊर्जा है, ये गुरु की ऊर्जा है। मुझे लगता है देखने में काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सन और एक चार्मिंग पर्सन, एक वेरी इमोशनल पर्सन, ये यूनिवर्स ने आपके लिए स्टोर में डेफिनेटली रखा है। और यहाँ पर जो भी प्लैनेट आके बैठता है उसके अंदर केंद्र की भी ऊर्जाएं होती हैं, और वो कुछ विकसित होना चाहता है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है। ऐसे लोगों के जीवन में आपको देखने को मिलेगा कि मैरिज में या तो बहुत स्ट्रॉन्ग डीले आता है या फिर बिल्कुल भी डीले नहीं आता। इनमें जो भी होता है या तो बहुत स्ट्रॉन्ग डीले आएगा या बिल्कुल भी डीले नहीं आएगा। ये दोनों अलाइनमेंट बन सकते हैं, या तो बहुत डीले या बिल्कुल भी डीले नहीं। एंड सेकंड इज़ कि इनको मैरिज के बारे में ये कॉन्शियस बहुत होता है। कॉन्शियस का मतलब है कि किसी ने कहा कि मैरिज में कोई समस्या आएगी और ये उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। इनको ये लगता है कि इनकी मैरिज जो है, इनका जो पार्टनर है वो इनके कंफर्ट का या तो दुश्मन है या उसका सपोर्टर है। वो आएगा तो कंफर्ट बढ़ा देगा, वो नहीं है तो वो मतलब उनको
जो कंफर्ट का डायनामिक्स है वो उसको मिक्स करते रहते हैं मैरिज के अंदर बार 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 बार। और इनका जो पर्सन है वो चीज़ों में ड्यूटीज़ को काफ़ी निभाने की कोशिश करता है कि मैं अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के जीवन में आई थिंक वर्शिपिंग माता पार्वती और वर्शिपिंग माता सरस्वती और माता लक्ष्मी, इन तीन त्रिमाताओं की एनर्जीज़ को अगर आप चैनलाइज करते हैं तो आप अपनी मैरिज को काफ़ी ज़्यादा बेटर और स्मूथ बना सकते हैं। बिलीव मी, कॉज सेवन्थ हाउस के बजाय फोर्थ हाउस में बहुत अच्छी तरह से फ्लो होते हैं, बहुत अच्छी तरह से दो केंद्रों का समागम होता है। कॉज अगर ये फिफ्थ हाउस में हो तो एक केंद्र का एक त्रिकोण के साथ संबंध है, स्ट्रॉन्ग संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। पर्सन क्या करेगा जीवन में, प्रोग्रेस दिलाएगा, मैरिज आपको प्रोग्रेस दिलाएगी, ये बात बन सकती है। देन द सेकंड इज कि रिलेशंस, क्योंकि फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट रिलेशन, तो ये रिलेशन की तरफ पर्सन जो है वो जाते ही जाते हैं और इनका कार्मिक टेस्ट होता रहता है। इनको जो पर्सन मिलेगा उसको ये पिछली लाइफ में भी जानते थे, मीन्स पास्ट बैकग्राउंड है, पास्ट का ही कोई पर्सन टकराता है, ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिसे इस जीवन में ये बिल्कुल भी नहीं जानते और उससे बहुत फैमिलियर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे। तो ये भी एक इनके जीवन में बात बनती रहती है। एंड इनका पर्सन जो है वो इनको या तो बहुत ज़्यादा गेन की तरह लेता है कि ये जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभ का पर्सन है, मीन्स आपका जो पार्टनर होगा, आपका जो स्पाउस होगा, वो आपसे किसी न किसी तरह के लाभ को हमेशा प्राप्त करता रहेगा, हमेशा किसी न किसी लाभ को वो प्राप्त करता रहेगा और यही आपकी तरफ उसे अट्रैक्ट करेगा, आपकी बुद्धि उसे अट्रैक्ट करेगी, आपकी इंट्यूशन पावर्स उसे अट्रैक्ट करेंगी। आपका जो फिफ्थ हाउस है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक एक्सीलेंस उसे अट्रैक्ट कर सकती है। अगेन वो बुद्धि का ही पार्ट हो गया। और फिफ्थ हाउस है तो डिप्लोमेसी भी अट्रैक्ट कर सकती है। फिफ्थ हाउस में जिस भी प्लैनेट को डालो ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करके निकलता है और फिफ्थ हाउस को पॉल्यूट कर देता है कई बार। तो पर्सन जो है वो आपको गेन भी प्रदान करेगा, वो आपसे भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करेगा। यहाँ ये देखना है कि अगर कोई मैलेफिक पर्सन है, कॉज फिफ्थ हाउस मैंने आपको बताया टॉप नॉच प्योर हाउस है आपके बर्थ चार्ट का। अगर कोई मैलेफिक पर्सन प्लैनेट इसके अंदर आके बैठ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो मेरे पर्सन को बहुत कुछ प्रदान कर दिया, मैंने मेरे स्पाउस को जाने क्या क्या प्रदान कर दिया और उसने मेरे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर दिया। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। यही एक चीज़ है जो जातक के मन में बार बार आती रहती है, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट अगर है फिफ्थ हाउस के अंदर तो वो उस डायनामिक्स को थोड़ा बदल देगा। मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें बहुत ज़्यादा आपका ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को लेके बैठी हुई होती हैं। तो फिफ्थ हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट है, बीट राहु हो गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पर्सन, मैं उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रदान कर रहा हूँ, ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, वो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर रहा है, वो मेरे जीवन में से कुछ ना कुछ है उसको निकाल के बार बार ले जाता है, मुझे कहीं ना कहीं स्टक करा देता है कि मैं चीज़ों में रुक गया हूँ, ऐसा महसूस होने लग जाता है। तो ऐसे पर्सन मैरिज को जब ही करना चाहते हैं जब इनका पार्टनर इनको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करे। पार्टनर अगर इनको लाभ नहीं दे रहा किसी तरह का तो फिर ये मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। रिलेशंस की बातें बार बार जीवन में बनती है, बार बार बनती रहती है। अगर ये सिक्स्थ हाउस में हो, सिक्स्थ हाउस को आप जानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या गया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि ये वो पिंजरा है जिससे पूरे के पूरे बर्थ चार्ट का निर्माण होता है। जैसे ही आपसे मैं कहूँगा बंधन, आप किस चार्ट में किस हाउस की तरफ जाएंगे, आप सिक्स्थ हाउस की तरफ जाएंगे। सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट बंधन, बाउंडेशंस और लिमिटेशंस। सिक्स्थ हाउस वो पिंजरा है जो इस पूरी कुंडली का निर्माण करता है। इस पूरे के पूरे बर्थ चार्ट का निर्माण किसने करा है, सिक्स्थ हाउस ने करा है। प्लैनेट है सिक्स्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, वो बंधनों का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब है ये जो जीवन है ये आपका आपके पार्टनर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्ट था पिछले जीवन में, उस कार्मिक कनेक्शन को रिवाइव करने का जीवन है। मतलब अब आपको अपने पार्टनर को बहुत गहराई से समझना होगा इस पर्टिकुलर जीवन में। सेवन्थ हाउस लॉर्ड जब भी सिक्स्थ हाउस में बैठता है पर्सन के जीवन में, उसका जो पार्टनर होता है वो इतना बड़ा पद हासिल कर लेता है, इतनी एनर्जीज, इतनी पावर को प्राप्त कर लेता है कि वो पर्सन दिन रात उसके बारे में सोचता रहता है कि मतलब क्या कर्म है मेरा मेरे पार्टनर के साथ। उसके दिमाग में ये बातें आती रहती है कि क्या संबंध है मेरा मेरे पार्टनर के साथ। इसीलिए छठे भाव में जब भी सप्तमेश बैठता है चार्ट मैचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज छठा भाव बंधनों का भाव भी है, ये लीगल भाव भी है, ये समस्याओं का भाव भी है, ये क्राइसिस का भाव है। सेवन्थ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है, इसीलिए मैंने कहा मैं इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्सन जो होता है वो एक पहाड़ की तरह आपके जीवन में आके बैठ जाता है कि
क्या कार्मिक कनेक्ट है तुम्हारा मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि आपको रुद्राक्ष माला पे मंत्रों का जाप करना चाहिए अगर पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो। एंड ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जानें कि क्या वो प्रारब्ध कर्मा है आपका आपके पार्टनर के साथ, और यहाँ पे आपको आपका पार्टनर कार्मिक पार्टनर ही मिलेगा। कार्मिक पार्टनर कार्मिक रिलेशंस में आपकी इच्छाएं इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाती जितना कि वो पर्सन खुद करता है। तो अरेंज मैरिज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। कार्मिक पार्टनर आपको मिल सकता है। इन लॉज की फैमिली कैसी होगी, मुझे लगता है आपके जो भी इन लॉज होंगे वो आपके स्पाउस का ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे, ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे। एंड ये 6th हाउस में हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये आपकी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आपका पार्टनर आपकी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। लुक्स में काफ़ी अनइवन मैच आपको दिखाई देगा कि मतलब थोड़ा सा जो मैच है वो आपको वो 18-20 या 16-20 ऐसा दिखाई देगा कि मैं कहाँ ये कहाँ, या मैं कहाँ और ये कहाँ। तो ये जो संभावनाएं हैं वो बनती है जब भी सप्तमेश जो है छठे भाव में होता है। अच्छा है इसलिए कि ये जो जीवन है, ये जो लाइफ है, इसमें आप अपने पार्टनर के साथ अपने कार्मिक एक्सेस को ख़त्म कर देंगे, कार्मिक एंगल को पूरी तरह स्पॉइल कर देंगे, पूरी तरह उसको जड़ मूल से ख़त्म कर देंगे कि जो भी मेरा तुम्हारे साथ कार्मिक कनेक्ट था मैं उसे अब ख़त्म करने जा रहा हूँ। कॉज 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th चला गया है। 12th हाउस जो होता है वो क्राइसिस मैनेजमेंट और कर्मों को ख़त्म करने का होता है। तो आपका पार्टनर आपके जीवन में इसीलिए आया है कि हम दोनों मिलके किसी कार्मिक एंगल को ख़त्म करेंगे, किसी कार्मिक समस्या को ख़त्म करेंगे। पिछली लाइफ की कोई ना कोई कार्मिक चीज़ है जो आपके साथ चलती रहती है। अब कार्मिक चीज़ों के बारे में अच्छी तरह समझने के लिए हमारी कार्मिक एक्सेस की सीरीज़ को देखिएगा। अगर अब तक नहीं अपलोड हुई है तो हम अपलोड करने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। कर्मास 4 तरह के होते हैं, प्रारब्ध, संचित, क्रियामान, आगामी। उसमें भी लेफ्ट ओवर कर्मास होते हैं, दृढ़ होते हैं, अदृढ़ होते हैं, दृढ़ अदृढ़ होते हैं। तो चीज़ों के अंदर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, वैदिक ज्योतिष में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। 7th हाउस लॉर्ड अगर 7th हाउस में ही है तो यहाँ पे आपका पार्टनर कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, वो वहाँ के वहीं बैठा हुआ है। अब आपको एक नई स्लेट मिली है, मीन्स कोई भी कार्मिक कनेक्शन नहीं है, कोई भी चीज़ पहले से नहीं रिटर्न है, किसी पास्ट पार्टनर से आप नहीं मिल रहे हैं, एक नई स्लेट आपको मिली है, एक नई चीज़, नई कॉपी मिली है, नया पेन मिला है, नई बुक मिली है। जैसा चाहे मैरिज को ट्यून कर सकते हैं। 7th हाउस लॉर्ड 7th में बैठा है, बहुत अच्छी अलाइनमेंट है। बट पर्सन के अंदर स्टबबॉर्ननेस आपको दिखाई देती है कि थोड़ा पर्सन स्टबबॉर्न है, वो अपने पाथ से या अपने डिसीजन से हटता नहीं है। जो उसने एक बार डिसाइड कर लिया वो कर लिया, और लंबे समय तक वो उसी पैटर्न को, उसी काम को करने की कोशिश करता है। कॉज यहाँ 7th हाउस के अंदर आई थिंक वीनस की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा प्रभावी रहती हैं। तो पर्सन आपको चार्मिंग देखने को मिलेगा, अट्रैक्टिव होगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को रखता है जब भी 7th हाउस लॉर्ड 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ होता है। इन लॉज का ब्लाइंड सपोर्ट तो नहीं, लेकिन हाँ इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस रहती है। तो इन लॉज के साथ बहुत क्लोजनेस रहती है। और मैं कहता हूँ कि खुद की कुंडली पार्टनर से मिलाने से बढ़िया है इन लॉज से मिला लीजिए जब भी आपका 7th हाउस का स्वामी छठे भाव 7th हाउस या 8th हाउस के अंदर हो, क्योंकि बहुत क्लोजनेस है इनके अंदर। एंड वो अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचने वाला, मीन्स परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला। और आई थिंक केंद्र की ऊर्जा है तो काफ़ी अच्छी ऊर्जा है। बट कोई भी कार्मिक कनेक्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। 7th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में है। कई बार ये भी हो जाता है कि विवाह में डिले आ रहा है और वो आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ जो पर्सन होता है उसने अपने बर्थ चार्ट में एक प्लैनेट को उसी भाव में रहने दिया है। तो वो पर्सन क्या होता है, वो पर्सन ब्लाइंड होता है अपने पार्टनर की तरफ। मुझे लगता है आप अपने पार्टनर की तरफ ब्लाइंड हैं, या आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो जब ये बात आती है कि मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, विचार करता हूँ, तो उसमें हम कहते हैं कि 7th हाउस लॉर्ड कहीं ना कहीं 7th हाउस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा अगर 8th हाउस में बैठा हो, तो लिटरली आपको अपनी कुंडली अपने पार्टनर की जगह अपने स्पाउस के इन लॉज से मिला लेनी चाहिए, उसकी फैमिली से मिला लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जो पर्सन होता है वो कान का कच्चा होता है। वो ऐसा होता है कि अपने इन लॉज के बारे में सोचता रहेगा। इन लॉज ने अगर कुछ कह दिया, मतलब इन लॉज ने, मतलब आपके स्पाउस के जो पेरेंट्स होते हैं उनने अगर स्पाउस को कोई भी बात फीड कर दी माइंड में, तो वो उसी बात के बारे में सोचता रहेगा। एक ऐसा पार्टनर या स्पाउस जो कि अपने इन लॉज से, जो कि अपने फादर मदर से, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। नाउ द सेकंड इज कि यहाँ मैरिज में डिले
देखने को थोड़ा मिल सकता है, डिले थोड़ा देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर सोसाइटी मैरिज की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाती है। तो कई बार जो आउट ऑफ कल्चर रिलेशंस, आउट ऑफ कास्ट होते हैं, या फिर लिव इन एंड ऑल वो होते हैं, तो वो 7th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में हो तो वो बन सकते हैं। बट यहाँ पर वही बात है कि आपका जो स्पाउस होगा वो अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा। तो रिलेशंस बीच में अटक सकते हैं, रिलेशंस आगे ना बढ़ पाएँ, ऐसी भी संभावनाएं कई बार बन जाती हैं। बिकॉज अष्टम भाव जो है वो छुपे हुए रहस्यों का भाव है, तो बहुत कुछ छुपा हुआ है, और पार्टनर से मिलने के बाद जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। बहुत ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन की विंडो है वो खुल जाती है जब भी 7th हाउस लॉर्ड 8th हाउस के अंदर हो। यहाँ पर मूलतः शनि की ऊर्जाएं होती हैं, वो अगेन मैंने आपको बताया कि डिले जो है वो इस पर्टिकुलर भाव के अंदर हमेशा बना रहता है। तो यहाँ थोड़ा सा समय लगता है हर चीज़ को होने में। एंड कई बार ये चीज़ आपको पसंद नहीं आती है कि टाइम क्यों लग रहा है, ये लिमिट क्यों है, ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है, ये बाउंडेशंस क्यों है, ये आपको पसंद नहीं आता है। ओवरऑल एक अच्छी अलाइनमेंट है अगर आपके इन-लॉज़ आपके साइड में है। अगर आपके इन-लॉज़ आपके साइड में नहीं है तो फिर ये अलाइनमेंट अच्छी नहीं है। फिर आपको क्या करना चाहिए कि अपने पार्टनर को अपने साथ ले जाइए, कहीं दूर जाके सेटल हो जाइए। यही एक वे है जिससे कि आप अपने मैरिज को व्यवस्थित कर सकें, मैरिज को सेफ गार्ड करके चल सके। और लुक्स एंड ऑल में आप ये समझ लीजिए पास्ट का कनेक्ट है पार्टनर के साथ। एंड लुक्स कैसे हो सकते हैं, लुक्स के अंदर कुछ ना कुछ ब्लैमिश होता है, मतलब 100 अच्छाइयाँ हैं बट एक दो बुराई हमेशा बनी रहेंगी, एक दो कमियां हमेशा बनी रहेंगी। अब शनि के भाव है तो मुझे लगता है हाइट वाइज एक गुड हाइट को मेंटेन करते हैं, बट लुक में वो जो अट्रैक्टिवनेस होती है ना, वो एक ऑकल्ट की अट्रैक्टिवनेस होती है कि बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसलिए आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो गए। बहुत बहुत गहराई जो आपको पर्सन में दिखाई दे, तो वो हो सकती है। पोएट हो सकते हैं, लिटरेचर के ऊपर पकड़ रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। बट एक ही वन वीकनेस है एंड दैट इज़ कि फैमिली इज़ लाइक द सुप्रीम गॉड टू दैम एंड दैट यू डोंट लाइक। तो ये चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आती है जब 7th हाउस लॉर्ड 8th हाउस के अंदर हो। सप्तमेश अगर नवम भाव में जाके बैठे, सप्तमेश का नवम भाव में होना, देखिए हर एस्ट्रोलॉजर आपसे कहेगा कि ये द ग्रेट अलाइनमेंट है, और ये वास्तव में एक ग्रेट अलाइनमेंट है। नवम भाव भाग्य का भाव है, नवम भाव सब अच्छाइयों का भाव है। जो भी कुछ आप अच्छा सोच सकते हैं ना वो नवम भाव के अंदर है। नवम भाव के अंदर ज्ञान है, इसके अंदर तपस्या है, इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सप्तमेश नवम भाव के अंदर है, पर्सन जो भी आपको मिलेगा, जो भी आपका स्पाउस होगा, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आपको दिखाई देगा। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलना, एक बदलाव उनके जीवन में आता है। मैरिज के बाद जो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन है वो कब आता है, जब 7th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में हो, जो सब कुछ बदल दे, उस तरह के जो बदलाव है वो इसी में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें मैं एक आपको अलग बात बताता हूँ, वो है नाड़ी की बात। तो एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी देयर इज दिस अष्टम टू अष्टम योगा, अष्टम टू अष्टम फॉर्मेशन। अगर आप सप्तम भाव से अष्टम की कैलकुलेट करेंगे तो वो 3rd हाउस आएगा, वो 2nd हाउस आएगा। 2nd हाउस से अष्टम देखेंगे तो वो 9वां भाव आएगा। तो यहाँ सप्तमेश ने क्या करा, उसने अष्टम से अष्टम फॉर्मेशन को बनाया, वो अपने अष्टम भाव से अष्टम जाके बैठ गया। ऐसे लोगों के जीवन में अगर उन्हें एक अच्छा स्पाउस मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। तो फिर वो भाग्य की चाबी होता है, भाग्य खुल जाता है मैरिज के बाद। बट अगर वो स्पाउस ऐसा हो कि वो अपनी मैरिज को परेशान करना चाहे, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आप तो अपनी तरफ से पूरी लॉयल हैं, पूरी अच्छी एनर्जीज देते हैं, बट आपका जो पर्सन है, आपका जो स्पाउस है, वो चीज़ों के अंदर ब्रेक ला देता है। उसका पैटर्न ऐसा बन जाता है, उसका पैटर्न ये है कि वो क्या करेगा, ब्रेक लाएगा, बार बार चीज़ों में ब्रेक लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ मैरिज कब अच्छी है, जब स्पाउस आपका बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है, मतलब उसके खुद के अलाइनमेंट ऐसे हैं कि वो अच्छा पर्सन है, वो बातों में विश्वास करता है, डिस्कशन में विश्वास करता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई भी गुस्सा आया और कुछ भी उसने जजमेंट ले लिया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बहुत बार देखा गया है। एस्ट्रोलॉजर्स से भी थोड़ी सी आप कहिए, वो शुगर कोटिंग वाले होते हैं, वो कह देते हैं कि 7th हाउस 9th हाउस में है तो वो बहुत 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 ग्रेट है, ग्रेट अलाइनमेंट है। बट पार्टनर के खुद के डिसीजन मैरिज को ट्रबल में ला सकते हैं, स्पाउस के डिसीजन ही मैरिज को ट्रबल में ला सकते हैं। कॉज ये 9th हाउस है, पार्टनर फिलोसफर हो सकता है, टीचर हो सकता है, गुरु हो सकता है। और जहाँ तक मुझे 9th हाउस की ऊर्जाओं का अनुभव है, 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ हर प्लैनेट जीवन में एक नई दिशा देने की कोशिश करता है। क्योंकि आपका सप्तमेश नवम भाव के अंदर है, आई थिंक आपका पार्टनर जीवन में आपके आता है, आपको किसी भी छुपी हुई समस्या, छुपी हुई जानकारी को प्रदान करने, समस्या से बाहर निकालने और ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन के अंदर लाने, ये आपको हमेशा आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिलेगा। अगर 10th हाउस के अंदर है तो 10th हाउस के अंदर सप्तमेश का बैठना एक बहुत अच्छी अलाइनमेंट है, केंद्रों का संबंध है। 7th हाउस ने प्रमोशन प्राप्त करा है, 7th हाउस से स्ट्रॉन्ग केंद्र है,
10th हाउस, तो उसने एक प्रमोशन को प्राप्त करा है, तो मीन्स आपका जो पार्टनर है आफ्टर द मैरिज जीवन में कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है, कोई प्रमोशन आपको मिलता है। 10th हाउस आपकी मदर इन लॉ को इंडिकेट करता है, तो मैरिज में प्रपोजल्स जो हैं वो मदर इन लॉ की साइड से आ सकते हैं। मदर इन लॉ की बहुत ज़्यादा सिंक्स रहती है मैरिज के ऊपर। और 10th हाउस इज़ ऑल अबाउट आपका जो आपका कंफर्ट होता है कि वो जो आफ्टर मैरिज है, यहाँ पे क्या पर्सन कंसर्न्ड है आफ्टर मैरिज के बारे में। जब भी सप्तमेश दशम भाव में होगा तो आफ्टर मैरिज के बारे में पर्सन कंसर्न्ड होगा, उसकी पूरी सोच ही आफ्टर मैरिज के बारे में होगी। आफ्टर मैरिज क्या होगा, कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, क्योंकि ये 10th हाउस है। मुझे लगता है मदर इन लॉ की तरफ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, या मदर इन लॉ आपकी मैरिज को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। पूरी तरह से आपकी जो मदर इन लॉ है वो मैरिज को कंट्रोल करते हैं। 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट जॉब में परिवर्तन ला सकता है, तो आफ्टर द मैरिज आपका पार्टनर जॉब को स्टार्ट कर सकता है, आपकी जॉब में भी कोई परिवर्तन आ सकता है, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। दशम भाव के अंदर कौन सी मूल ऊर्जा होती है? देखिए, इसके अंदर हर प्लैनेट की ऊर्जा कंसर्न है। अगर आप इस भाव के कारकों को देखेंगे, इस भाव के 4 या 5 कारक बन जाते हैं कई बार। तो इसके अंदर ऐसे है कि आपका पार्टनर मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी स्किल्ड है, और उसको उसकी ऊर्जा का संचार कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन उसके सामने हमेशा बना रहता है। कभी वो एक काम करेगा, दूसरा काम करेगा, तीसरा काम करेगा, चौथा काम करेगा। ऐसी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अंदर बैठा हुआ हर प्लैनेट चाहता है कि उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उसको रिकॉग्नाइज़ अप्रिशिएट किया जाए। अगर आपने उसको रिकॉग्नाइजेशन अप्रिशिएशन नहीं दिया तो मैरिज में ये एक अलाइनमेंट है जो चैलेंजेस को फॉर्म कर देती है। तो रिकॉग्नाइजेशन आपका ये उसको थोड़ा सा अप्रिशिएशन आपको हमेशा 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 देना होता है। एंड कॉज ये आपका ये एक प्रमोशन टाइप का योगा है कि 7th हाउस लॉर्ड अपने से कुछ ऊंचा बना है। तो मुझे लगता है मैरिज में थोड़ा समय आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए शुरुआत में। मीन्स मैरिज के थोड़े समय तक आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि मैरिज में आपको जो लिमिटेशंस होती हैं, जो समय लगता है हर चीज़ में, वो ना लगे। एंड यहाँ पर जो मेन कंसर्न होता है वो चाइल्ड पक्ष का मेन कंसर्न होता है। तो शनिदेव की पूजा आपके लिए दी बेस्ट है। वो मैरिज से पहले भी और मैरिज के बाद भी आपको करते रहना चाहिए, जिससे मैरिज में डिले भी ना आए। 11th हाउस में होते हैं तो देखिए, 11th हाउस जो है वो 7th हाउस से 5 हाउस हो गया। तो एक बहुत स्मार्ट स्मार्ट अलाइनमेंट है एक्चुअली। इसका मतलब है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, बहुत स्मार्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा विश्वास करता है वो डिप्लोमेसी के अंदर, बहुत ज़्यादा विश्वास करता है वो ब्रेन पावर के अंदर। एंड 11th हाउस बेसिकली इच्छाओं का भाव होता है। आपने सुना होगा त्रिकोणों को, तो 11th हाउस भी एक त्रिकोण है। वो त्रिकोण है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण मीन्स इच्छाओं का त्रिकोण है, डिज़ायर्स का त्रिकोण है। तो पार्टनर से मिलना आपकी इच्छा हो सकती है, पार्टनर आपसे मिलेगा, ये पार्टनर की भी इच्छा हो सकती है। मीन्स दोनों ही तरफ से एक दूसरे को तलाश किया जा रहा है, ये हम कह सकते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस के अंदर बैठा हो। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कास्ट, लिव इन एंड ऑल। ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देती हैं। एंड आफ्टर मैरिज भी जो कनेक्शन है स्मूथ बना रहता है। फैमिली की जो सेंग्स होते हैं वो मैरिज में इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती जितने की पर्सन टू पर्सन सेंग्स होती हैं। एंड आई थिंक 11th हाउस है, तो 11th हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ एनर्जीज़ भी होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जीज़ भी होती हैं। और 11th हाउस का जो स्वामी है मूलतः वो शनि है, तो शनि है तो चीज़ों में डिले भी होता है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मैरिज में एक मैच्योर एज पे जाके आपको आपका स्पाउस जो है, पार्टनर जो है वो दिखाई दे। बट रिलेशंस जो हैं वो अर्ली एजेस से ही बनने या फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। एंड 11th हाउस को भी प्रारब्ध कर्मों में माना गया है, प्रारब्ध कर्मों की इसको संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर जो प्लैनेट आके बैठता है उसके अंदर प्रारब्ध कर्मा की भी एनर्जी होती है। क्या होता है कि उसको भी अपने बारे में सीखने की इच्छा होती है, या कहिए कि पास्ट लाइफ के किसी पार्टनर, किसी पर्सन से कनेक्शन बन जाना, स्पाउस से टकरा जाना, स्पाउस से टच में आ जाना। तो पास्ट लाइफ भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपकी मैरिज को। तो ये सब अलाइनमेंट देखने को मिलती हैं जब भी 11th हाउस के अंदर 7th हाउस का स्वामी आके बैठ जाता है। आप अपने पार्टनर से मिले हैं और मिलने के बाद किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम जो है स्पाउस और पर्सन जो है वो मिलके करते ही करते हैं। और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है कि पार्टनर के साथ मिलके यूट्यूब, सोशल मीडिया एंड ऑल इन पे आना। तो ये काम जो है वो आपको देखने को मिलता है जब 7th हाउस का स्वामी 11th हाउस में हो। व्हाट इफ़ ये 12th हाउस के अंदर हो? तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस जो है वो लिबरेशन को दिखाता है, वो मुक्ति को दिखाता है। जब भी 11th हाउस की जगह ये 12th हाउस के अंदर होता है, तो 12th हाउस के अंदर क्राइसिस का मैनेजमेंट है। आपका पर्सन हमेशा कोशिश करता है क्राइसिस को मैनेज करने की, क्राइसिस के मैनेजमेंट की। एंड
ट्वेल्थ हाउस के अंदर सेवन्थ हाउस का स्वामी आके बैठा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर जो आपका स्पाउस जो है वो इतना स्मार्ट वर्क में विश्वास नहीं करता जितना कि हार्ड वर्क में करता है। तो वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट देता है अपनी तरफ से। स्मार्ट वर्क कम करेंगे लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे, ये ऊर्जा उनके अंदर हमेशा बनी रहेगी। कॉज ये ट्वेल्थ हाउस के अंदर लग रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है ये आपके पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को ही कंट्रोल करती है। और आपका जो स्पाउस है वो आपकी थिंकिंग, आपके थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। क्या आप सोचेंगे, कैसे आप काम करेंगे एंड ऑल, ये सारी ऊर्जाएं आपको आपके पार्टनर स्पाउस से आते हुए देखने को मिलेंगी। कॉज ये ट्वेल्थ हाउस में है, पार्टनर क्राइसिस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। कॉज ये ट्वेल्थ हाउस के अंदर है, सेवन्थ हाउस का स्वामी। तो ये पर्टिकुलर जो अलाइनमेंट होती है, ये अलाइनमेंट आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराती है। कई बार जब हम कहते हैं ना कि पार्टनर फॉरेन कंट्री से आ सकता है, ओवरसीज़ से आ सकता है, मैं मेरे पार्टनर को पहले से जानता हूँ एंड ऑल, तो ये बातें इस अलाइनमेंट पे जाके सेट बैठती हैं। फैमिली का इतना ज़्यादा प्रेशर मैरिज के ऊपर नहीं होता, ना ही सेविंग्स होती है जितना कि स्वयं आपका होता है। बट हाँ, आपका जो स्पाउस है उसके अंदर एक भावना आपको देखने को मिलेगी कि वो अपने जो फैमिली होती है, अपना जो परिवार होता है, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट महसूस करता है। और ये मैटर ऑफ डिस्टर्बेंस बन जाता है कि क्यों इतना ज़्यादा जो जो आपका ये इम्पोर्टेंस है वो उनको दिया जा रहा है। तो ये एक कॉज बन जाता है। एक्सपेंसेस टू पार होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस रहते हैं। एंड ट्वेल्थ हाउस लगन से ट्वेल्थ है, एक्चुअली ये लगन से ट्वेल्थ है। तो यहाँ पर अगर ऐसा एक बार आपको महसूस हो गया कि मेरे पर्सन से आफ्टर मैरिज मेरा भाग्य कमज़ोर हुआ है या कोई समस्या आई है, तो फिर वो मैरिज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, फिर वो अंडर परफॉर्म करती है। तो ये एक मेन क्वेश्चन होता है कि मेरे ग्रोथ हुई है या मेरा डाउन फेस आया है आफ्टर मीटिंग द पार्टनर। इस पे आपको वर्क करना चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो ये कुछ अलाइनमेंट्स हैं एंड ये आपको कुछ स्पेशल पर्सन बनाते हैं। ट्वेल्थ हाउस के अंदर सेवन्थ हाउस लॉर्ड है, थिंक अरेंज मैरिज की तरफ ये ज़्यादा रहता है। एंड इस पर्टिकुलर लाइफ में आपका मैरिज, आपका जो पार्टनर स्पाउस है, एक बहुत बड़ी इमेज आपके जीवन के ऊपर छोड़ के जाएगा। लुक्स वाइज आप कह सकते हैं कि चंद्रमा का इन्फ्लुएंस रहता है ट्वेल्थ हाउस पे हमेशा ही। तो आइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, पर्सन अट्रैक्टिव होता है। और वीनस यहाँ पे एक्साइटेड हमेशा रहता है, तो वो अट्रैक्टिव, वो चार्म उसका आप देख सकते हैं। बट हार्ड वर्कर है, स्मार्ट वर्कर नहीं मिलेगा, मतलब डिस्कशन में विश्वास ना रखे, वो काम के पीछे पड़ जाए, ऐसा पर्सन आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस में जॉब की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसका हार्ड वर्क करने की हमेशा इच्छा बनी रहती है। तो ये कुछ अलाइनमेंट है जो हमने इस सेशन में कवर अप करे हैं।